अच्छा जी, अब आप इसमें देखिए कि मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि हमें कैसे पता हो कि इसको हम कैसे रखेंगे, इसकी तरतीब को कैसे रखेंगे। इसका सिंपल तरीका ये है कि जिस तरह ये साई 1 मैंने आपको बताया था कि ये साई 1 है, मुझे शायद दोबारा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। साई 1, साई 2, साई 3, ये इसमें आप ये करेंगे कि इसकी देखेंगे कि ऑड है कि इवन है। अगर ये ऑड है तो उसमें ऑड में क्या करेंगे, इवन में क्या करेंगे, ये तरीका आप रखेंगे इसको। इसका मैं जो सिंपल आपको समझा सकता हूँ वो ये कि ये अच्छा ये 4 हो गया, ये 4। अब इसमें ये है कि जिस तरह ये 1 जो है ये क्या है, ऑड नंबर है, 2 क्या है, इवन है, 3 क्या है, ऑड है, 4 क्या है, इवन है। तो इसमें आप ये देखें कि जो ऑड नंबर के वे फंक्शन होते हैं उसमें जो किनारों के ऑर्बिटल्स होते हैं किनारों में वो सेम रहेंगे। मतलब अगर इसका पॉजिटिव लोब ऊपर है तो इसका भी ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये सेम रहेंगे। इसी तरीके से जो इवन होगा उसका डिफरेंट होगा। बस इतना से आपने याद रखना है कि जो ऑड होगा उसका किनारों की जो यानी जो टर्मिनल लोब्स होते टर्मिनल ऑर्बिटल्स होते हैं वो सेम रहेंगे, उनकी ओरिएंटेशन सेम रहेगी जिस तरह इन दोनों के है, क्योंकि क्या है ये दोनों ऑड है तो ऑड की वजह से दोनों के किनारों पे ये सेम रहेंगे। इसका देखें क्योंकि इवन है तो ये दोनों डिफरेंट रहेंगे। अब जाहिर है दोनों डिफरेंट है, ये आसान हो गया। अब इसका देखिए, इसमें दोनों के किनारों पे क्या होंगे, यानी टर्मिनल लोब्स क्या होंगे, वो सेम रहेंगे। क्यों इसलिए कि ये ऑड नंबर है 3, 4 में फिर ये डिफरेंट है। एक तो ये तय हो गया यहाँ से। दूसरी बात ये कि कैसे पता हो कि ये इन दोनों का कैसे पता हो। अब इनका हमें ऑलरेडी पता है कि जब हम साई एन की वैल्यू जो फार्मूला लगाते हैं कि साई एन इंटू ये वाला जो फार्मूला थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि साई एन ये आप लिखते हैं n-1। इस फार्मूले को लगाते हुए इस फार्मूले के तहत इसमें साई 1 में कोई भी नोड नहीं है, ये तो हमें पता चल ही गया इस फार्मूले से। क्योंकि अगर इसकी वैल्यू मैं 1 रखता हूँ, 1 - 1 = 0। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक जैसी भी होनी चाहिए और दूसरी बात ये कि इनमें नोड भी नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये है कि मुझे इनको सेम ही रखना है ना। अगर मैंने इसको डिफरेंट रखा तो फिर तो नोड आएगा। तो इसी वजह से इसमें कोई नोड नहीं है और इसकी ओरिएंटेशन क्या होगी कि मैं सारों को एक जैसे रखूं, तभी जाके वो इसमें कोई नोड नहीं आएगा। ये क्लियर है? अच्छा जी। दूसरा इधर देखें। अब चूंकि ये इवन नंबर है तो अब इवन नंबर की वजह से इनके जो टर्मिनल लोब्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो चाहे इसको आप नीचे रखिए, इसको ऊपर रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप क्या करेंगे दूसरे नंबर पे, अगर मैंने इसमें अच्छा नोड कितने होंगे, इसमें 2 है तो 2 - 1 = 1। इसमें मुझे एक नोड लेके आना है। तो एक नोड लेके आने के लिए एक तो इन दो को डिफरेंट रखना है, तो फिर इन दो को भी डिफरेंट रखूंगा तभी जाके इसमें एक नोड आएगा ना। तो इसे भी पता चल गया है कि एक इस तरह होना चाहिए, दूसरा नीचे होना चाहिए। इसमें देखें 3 है तो 3 - 1 2 इसमें नोड आएंगे। और दूसरी बात ये है कि चूंकि ये ऑड है तो ऑड की वजह से ये दोनों सेम रहेंगे, इसकी ओरिएंटेशन सेम रहेगी। तो इन दोनों को सेम रखे और इसके बाद फिर इन दोनों को मैं एक जैसे रखूंगा तभी जाके इसमें 3 नोड आएंगे ना। अदरवाइज 2 नोड आएंगे, सॉरी, अदरवाइज तो नहीं आएंगे ना। तो 2 नोड कैसे आएंगे, ये एक दफा क्रॉस हो गया लाइन, अब क्रॉस नहीं है, दूसरी दफा फिर ये लाइन क्रॉस होगा ताकि मैं एक जैसे लोब्स की तरफ अप्रोच कर सकूं। 2 दफा ये लाइन क्रॉस हो गया, इसी वजह से इसमें 2 नोड है। इसी तरीके से ये 4 है तो 4 का मतलब ये है कि इवन नंबर है और इवन का मतलब ये है कि इसके टर्मिनल लोब जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। और डिफरेंट के साथ साथ आप ये भी देखें कि इनको मैं कैसे रखूं कि ताकि इनमें 3 नोड आ सके। तो जाहिर है इसको मैं ऐसे ही रखूंगा तभी जाके इसमें से 3 नोड आएंगे ना। तो क्योंकि 3 दफ़ा ये लाइन क्रॉस हो रहा है, एक दफ़ा इधर क्रॉस हो गया, दूसरी दफ़ा इधर क्रॉस हो गया, तीसरी दफ़ा इधर क्रॉस हो गया, तो 3 नोड आ गए इसमें। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपने इसको बिल्कुल ही सिंपल रखना है, इसी वजह से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। पिछले क्लास में भी हमने इस पे बात की थी कि इसमें हमें कैसे पता हो कि इसमें जो सिमेट्री एलिमेंट्स यानी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और किस में C2 पाया जाता है। वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ
कि जहाँ कहीं आपको ये आप देखेंगे इधर से कि अगर वो इवन है तो इवन में क्या आएंगे, C2 आता है, ऑड है तो ऑड में क्या आता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आता है। सो ये आपको मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि आपने कैसे डिसाइड करना है, कैसे आप डिसाइड करेंगे कि किन में आप जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री है और किन में C2F सिमेट्री है। सो इस पे हम मज़ीद बात नहीं करेंगे पिछले क्लास में। इस पे अगर आपको मज़ीद इसके बारे में जानना है तो पिछला लेक्चर देखिए, उसमें मुकम्मल डिटेल बताई गई है आपको कि किन में C2 पाया जाता है और किन में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाता है। अच्छा, इसमें आप मज़ीद देख सकते हैं कि देखिए ये एक डाइन है, हेक्साडाइन। तो जैसे बताया गया था आपको कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, तो ये हेक्सा ट्राइन है। तो हेक्सा ट्राइन में आप देखिए कि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और जितने ही पाई इलेक्ट्रॉन है उतनी ही इसमें वेव फंक्शन होंगे, psi1 psi2 psi3 psi4 psi5 psi6। तो ये 6 इसमें वेव फंक्शंस है। लेकिन इसमें एक चीज़ और जो आपको बतानी है कि फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमेशा के लिए हमें यही कहते हैं कि किसका जो है होमो और किसका ल्यूमो मिलेगा। होमो आपको बताया गया था कि होमो मीन्स ये होमो कहलाता है, मैं आपको बताता हूँ, ये कहलाता है होमो। होमो से क्या मुराद है, दिस इज होमो, क्योंकि 6 वेव फंक्शन है ना, ये होमो हो गया, HOMO होमो। और ये क्या है, ये ल्यूमो है, LUMO, ये हो गया ल्यूमो, क्योंकि ये टोटल 6 है, psi1, ठीक है, ये psi1, ये psi2 और ये psi3 psi4, ये psi5 और ये psi6। तो जितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी इसमें अवेलेबल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। लेकिन अब आप यही देख सकते हैं कि इसमें जो टर्मिनल हेक्साट्राइन, अब देखिए हेक्साट्राइन का जो हम स्ट्रक्चर बनाते थे ना ऐसे करके यूं के एक अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड इसके अगेन आ रहा है इसमें से, ठीक है। सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि इसमें 6 ही वेव फंक्शन होंगे। लेकिन इसमें हमेशा के लिए जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो हमेशा के लिए होमो और ल्यूमो के दरमियान होता है। सो समझे कि आप यूँ समझे कि ये एक लाइन है बीच में, ठीक है जी। अगर हम देखें तो ये तीनों कहलाते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं, ये तीनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। और ये है, ये जो लाइन के ऊपर 3 वेव फंक्शन आपको नज़र आते हैं जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड बने हैं, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल बने हैं, इसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग ABMO, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। सो टोटल 6 है, 6 में से 3 नीचे जो है उसको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 3 ऊपर जो है उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। लेकिन इसमें भी जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी अगर आप देखें तो इसका जो ऊपर वाला है, इसी वजह से तो इसको कहते हैं हाईएस्ट ऑक्युपाइड। ये तीनों जो है नीचे वाले ये तीनों ऑक्युपाइड है, ऊपर वाले तीनों अनऑक्युपाइड है। सो इनमें अगर हाईएस्ट ऑक्युपाइड में फिर हाईएस्ट वाला कौन सा है, ये वाला है। सो ये वाला जो यानी psi3 जो है, दिस इज द हाईएस्ट ऑक्युपाइड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। लेकिन अगर हम ये जो एंटी बॉन्डिंग है जो अनऑक्युपाइड है 3, इसमें जो लोवेस्ट है वो कौन सा है, इसका लोवेस्ट है ये। सो लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा के लिए कैसी होती है कि बिटवीन होमो एंड ल्यूमो होता है, यानी हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ, तो जाके बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। सो यूँ समझिए आपके जो लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर,
एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर होते हैं, जहाँ से होमो से इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग होती है ल्यूमो की तरफ और एक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। इसी वजह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और हमारे पास एक जो अलाउड ज्योमेट्री बनती है, जो आपकी स्क्रीन के सामने है, आप देख सकते हैं इसको, कि बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसी होती है कि इसमें हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होती है, जिसके नतीजे में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। और उसमें भी फिर पैटर्न क्या होना चाहिए, ये हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो फ्रंटियर ऑर्बिटल थ्योरी है, फ्रंटियर ऑर्बिटल थ्योरी, ये हमें यही बताती है कि जो होमो और ल्यूमो आपस में मिलेंगे, इसमें ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री जो है वो क्या होनी चाहिए, ये हमें अंदर से पता चलता है। ये हम इसको मज़ीद देखेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में इसको।